ये हरियाली, ये स्वच्छ आसमान, पेड़ों की झूमती हुई ये डालियाँ और सबसे ऊपर इस शीतल मंद सुगंधित हवा का बहना कितना अच्छा लगता है ना। अब जरा इन खबरों पर नजर डालिए। इतना पॉल्यूशन, ये खराब भले लगता है लेकिन कड़वी सच्चाई यही है। और इस कड़वी सच्चाई की एक बार फिर से पुष्टि हुई है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2022 से। इसे जारी किया है अमेरिका के हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने। वीडियो शुरू करें इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट और द इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। इसी प्रोजेक्ट के तहत स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव द्वारा शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य नामक रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट में 2010 से 2019 तक 7,239 शहरों में वायु प्रदूषण जोखिम यानी एयर पोल्यूशन से जो जुड़े रिस्क हैं और संबंधित स्वास्थ्य प्रभावों पर डेटा का सारांश यानी उसका एक ब्रीफ तैयार किया गया है। इसमें दूसरा सवाल कि रिपोर्ट के डेटा कैसे तैयार किए गए हैं। शहरों के वायु गुणवत्ता के बारे में जो डाटा उपग्रह से प्राप्त हुए हैं और जो डाटा जमीन आधारित गुणवत्ता मापकों से प्राप्त हुए हैं उनको जोड़ करके रिपोर्ट के डेटा तैयार किए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस दो सबसे हानिकारक प्रदूषकों पर किया गया है, जिसमें पहला है फाइन पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। तीसरा सवाल कि रिपोर्ट के तथ्य क्या कहते हैं। ये सेगमेंट थोड़ा लंबा है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे पहले बात भारत से शुरू करते हैं। भारत में हर साल वायु प्रदूषण की स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 में इसकी वजह से 1,16,168 नवजात बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ये नवजात शिशु इतने छोटे थे कि इन्होंने अपने जीवन के 7 दिन भी इस दुनिया में नहीं बिताए थे और वो वायु प्रदूषण का मतलब भी नहीं जानते थे। साल 2019 में रिपोर्ट में शामिल इन 7,239 शहरों में PM 2.5 खतरों की वजह से 17 लाख मौतें हुईं, जिनमें एशिया, अफ्रीका और पूर्वी और मध्य यूरोप के शहरों में स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। PM 2.5 की वजह से मृत्यु दर में सबसे अधिक वृद्धि वाले सभी 20 शहर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित हैं। साल 2010 से 2019 के बीच जिन 20 शहरों में PM 2.5 में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई उनमें से 18 शहर अकेले भारत से थे, वहीं अन्य 2 शहर इंडोनेशिया के थे। साल 2019 में दिल्ली ने 110 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता दर्ज की, यानी PM 2.5 की कंसंट्रेशन की बात हो रही है और ये दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाली शहरों में सबसे ज़्यादा है। WHO के वायु गुणवत्ता डेटाबेस के मुताबिक मौजूदा वक्त में केवल 117 देश ऐसे हैं जिनके पास PM 2.5 को ट्रैक करने के लिए ज़मीनी स्तर की निगरानी प्रणाली मौजूद है और केवल 74 देश ऐसे हैं जो NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर की निगरानी कर रहे हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 प्रदूषण के भौगोलिक पैटर्न PM 2.5 प्रदूषण के लिए देखे गए पैटर्न से काफ़ी अलग हैं। PM 2.5 प्रदूषण निम्न और मध्यम आय वाले देशों के शहरों में सबसे ज़्यादा होता है, जबकि NO2 का स्तर सभी आय स्तरों के देशों के बड़े शहरों में ये अधिक है। यानी इसमें कौन देश अमीर है कौन गरीब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साल 2019 में रिपोर्ट में शामिल सभी 7,239 शहरों में से 86% देश ऐसे रहे जो WHO के NO2 मानक जो कि 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है उससे ज़्यादा प्रदूषित थे। इसके कारण लगभग 2.6 अरब लोग प्रभावित हुए। चौथा सवाल कि वायु प्रदूषण है क्या। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें वातावरण में इंसान और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं। पांचवा सवाल कि PM 2.5 कण और NO2 क्या होते हैं। चूंकि रिपोर्ट में PM 2.5 कण और NO2 पर ज़्यादा फोकस किया गया है तो ज़रा इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। पार्टिकुलेट मैटर को अभिकरणीय पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनकी मौजूदगी ठोस या तरल अवस्था में हो सकती है।
पार्टिकुलेट मैटर वायुमंडल में निष्क्रिय अवस्था में होते हैं यानी इनएक्टिव होते हैं, जो कि अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटे होने के कारण सांसों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं। ये कण हृदय और फेफड़ों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और गंभीर अस्थमा अटैक का खतरा भी रहता है इनसे। भारत में PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर का बढ़ता स्तर वायु प्रदूषण के लिहाज से सबसे गंभीर समस्या है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक PM 2.5 की सुरक्षित सीमा पहले 40 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब निर्धारित की गई थी, लेकिन करीब साल भर पहले इसने अपने दिशा निर्देश में बदलाव करते हुए सिफारिश किया कि PM 2.5 कणों की औसत वार्षिक रीडिंग 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं NO2 खासकर पुराने वाहनों, बिजली संयंत्रों, औद्योगिक इकाइयों और घरों में खाना पकाने और गर्माहट के लिए इस्तेमाल की जाने वाले ईंधन के जलने से निकलता है। चूँकि शहर के निवासी यानी शहरी लोग घनी यातायात वाले व्यस्त सड़कों के करीब रहते हैं, इसलिए वे अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के मुकाबले NO2 प्रदूषक के संपर्क में ज़्यादा आते हैं। छठा सवाल कि भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। भारत के वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, भोजन पकाने के लिए बायोमास का इस्तेमाल, विद्युत उत्पादन, उद्योग निर्माण, अपशिष्ट का दहन यानी जो कूड़ा करकट हम आप जला देते हैं, ये सभी बड़े स्रोत हैं यहाँ के एयर पोल्यूशन के। PM 2.5 के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत परिवहन है, जो प्रदूषकों को उत्सर्जित करने और सड़क की धूल को रीसस्पेंडिंग करने के लिए जिम्मेदार है, यानी हवा में ये लगातार उड़ते रहते हैं धूल के छोटे छोटे कण PM 2.5 के। सातवां सवाल कि सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन के लिए निगरानी नेटवर्क की स्थापना करना, CNG और LPG जैसे स्वच्छ गैसीय ईंधन को बढ़ावा देना, पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाना और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI की शुरुआत करना जैसे कदम शामिल है। इसके अलावा BS6 मानकों को लागू करना, बायोमास जलाने पर प्रतिबंध जैसे पराली आदि, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और सभी इंजन चालित वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट अनिवार्य करना जैसे अन्य फैसले भी लिए गए हैं। जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के फैसलों को लागू करने के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया था। प्रदूषण से निपटने के लिए बनाए गए इस कानून का नाम रखा गया वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। भारत में वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा एक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली यानी सफर का संचालन किया जा रहा है। सफर का पूरा नाम है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सरकार द्वारा इतने प्रयास किए जाने के बावजूद वायु प्रदूषण की समस्या अभी भी बनी हुई है। इसका मतलब कहीं न कहीं खामी अभी है। तो इससे निपटने के लिए विशेषज्ञ कुछ उपाय भी सुझाते हैं, यानी आगे क्या किया जाना चाहिए ये भी जान लेते हैं। वायु प्रदूषण की समस्या जितना हम देख रहे हैं ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। इससे निपटने के लिए उचित राजनीतिक इच्छा शक्ति, लोगों में जागरूकता, ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता का होना ज़रूरी है। स्वच्छ हवा में सांस लेना हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, लेकिन हवा एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाना ये हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य भी है और एक नागरिक के तौर पर हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। अब रिपोर्ट में बताई गई समस्याओं के आधार पर थोड़ी स्पेसिफिक उपायों पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि दुनिया भर के अधिकतर शहरों में ज़मीन आधारित वायु गुणवत्ता निगरानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन की योजना के लिए अनुमानित अति सूक्ष्म कण और गैस प्रदूषण के स्तर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक उसका रफ अंदाज़ा लगाइए आप और उसके बाद फिर उसके अनुसार कार्यवाही कीजिए। इससे समस्या कम से कम कुछ तो कम होगी। अगर गरीब देश बहुत महंगे और बड़ी मशीन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वह वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ऐसे बेहतर और सस्ते उपकरणों का इस्तेमाल करें जो सरकारी मानकों को पूरा करते हों, लेकिन करें। सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान के लिए विशिष्ट अध्ययन यानी स्पेसिफिक एरिया की स्पेसिफिक ज़रूरत होती है। उसके मुताबिक उस खास एरिया का आप अध्ययन कीजिए और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निगरानी की व्यवस्था कीजिए। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए उपग्रह आधारित सेंसरों का उपयोग किया जा सकता है।
देखा जाए तो विकास की ये अंधी दौड़ बढ़ते वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। बेहतर से बेहतर जीवन स्तर की चाह इस प्रदूषण में दिन दूनी वृद्धि कर रही है। ऐसे में हम अब भी नहीं संभले तो इसका खामियाजा न केवल हमें बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना होगा। इस एपिसोड में इतना ही। अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके शहर में वायु प्रदूषण के बड़े स्रोत कौन कौन से हैं और उससे निपटने के लिए क्या कदम स्थानीय स्तर पर उठाया जाना चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।